कल तक में कोई प्रश्न हो आपका तो आप बोल सकते हैं अभी। कल तक में कोई प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, कहीं भी कुछ दिक्कत महसूस हुआ हो। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप बेखटके बेधड़क बोल सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या निधि? निधि तुम्हारा नाम है ना? कोई परेशानी? कुछ भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ एक्ट और छूट गया था तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ न्यायिक निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले एक साल के अंदर जो कुछ प्रमुख जुडिशियल डिसीजंस आए सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद हम लोग कुछ एक दो नेशनल इवेंट, प्रमुख नेशनल इवेंट की चर्चा करेंगे। वो नेशनल इवेंट किस प्रकार से आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है अलग अलग टॉपिक में, या अलग पॉलिटी में या हिस्ट्री में कैसे जाकर के वो प्रमुख हो जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो सबसे पहला चीज़ है अपराजिता अधिनियम, जो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। अब एक चीज़ देखिएगा कि यहीं पर हम एक दो चीज़ और डिस्कस कर देना चाहते हैं इसी के साथ साथ। एक अभी पिछले ही साल, इस साल तो नहीं हुआ है, पिछले ही साल या इस साल उसको इम्प्लीमेंट किया गया। भारतीय न्याय संहिता भी पारित किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। भारतीय न्याय संहिता क्या 2023-24 में 1 जुलाई 2024 से वो लागू हुआ। अब हम एक दो चीज़ जानना चाहेंगे कि जब एक तरफ अलग कानून है ही, जब पहले भी इंडियन पेनल कोड था ही, निर्भया कांड के बाद इंडियन पेनल कोड में जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया गया था और जे.एस. वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन पेनल कोड में संशोधन किया गया था। अभी फिर इंडियन पेनल कोड, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों में संशोधन करके, तीनों को कंपाइल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया। अब है कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग दंड की व्यवस्था क्यों की जा रही है। एक ही अपराध के लिए, जैसे इसी अपराध को इंडियन पेनल कोड में, पोस्को में और फिर इस अधिनियम के द्वारा एक अलग व्यवस्था की गई है। अब इस अधिनियम का जुरिडिक्शन कहाँ तक होगा? इंडियन पेनल कोड में और इस दोनों में क्या डिफरेंस है, या भारतीय न्याय संहिता और अपराजिता अधिनियम में, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जब कभी भी होगा तो उसका जुरिडिक्शन वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रहेगा। और एक बहुत बड़ा जो समस्या उभर करके सामने आएगी, इसका आर्टिकल 20 से क्या संबंध है, ये बतलाइए हमको। आर्टिकल 20 से इसका क्या संबंध है? आर्टिकल 20 इसको कैसे प्रभावित करेगा? चाहे डबल जियोपार्डी हो जाएगा। डबल जियोपार्डी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल जियोपार्डी? एक ही अपराध के लिए दो बार ये यहाँ होगा क्या? ये यहाँ होगा क्या? यहाँ और वो नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है वो चीज़। आप गलत, मतलब इसका मतलब है कि डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। फिर
डबल जेपार्डी होता है कि एक ही घटना के लिए 2 ट्रायल या 2 सज़ा नहीं मिल सकती है। जिस बात की चर्चा वहाँ पर 3 चीज़ की बात है। आर्टिकल 20 में उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स है डबल जेपार्डी की, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। दूसरा कंपोनेंट है उसका कि जिस समय अपराध होगा उस समय जो कानून प्रवर्तन में रहेगा वही उसी कानून के तहत सज़ा मिल सकती है। वो मौत जिसको आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं लीगल टर्म में। अब उसको आप याद नहीं करते हैं, जो कुछ भी डबल जेपार्डी सामान्य सा वर्ड है, उसको अंधा कानून सिनेमा देखे हैं ना? नहीं देखे हैं? अमिताभ बच्चन वाला देखे हैं? वही डबल जेपार्डी है। ऐसे याद रहेगा, ऐसे कितनों बतला देंगे ध्यान से उतर जाएगा। तो अंधा कानून देख लीजिएगा जा करके, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अमिताभ बच्चन और भी कोई है ना? देखिएगा, अच्छी मूवी है। तो डबल जेपार्डी मीन्स अंधा कानून, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कि जिस समय कोई अपराध हुआ उस समय जो कानून प्रवर्तन में है उसी कानून के तहत सज़ा मिल सकती है। पहला कंपोनेंट उसका है। दूसरा कंपोनेंट है कि यदि कानून में सज़ा बढ़ा दी गई है तो बढ़ाई नहीं जाए, लेकिन अगर कानून में सज़ा कम कर दी गई है तो जो भी एक्यूज्ड होगा उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो ये 2 चीज़ से हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस 2 चीज़ से भारतीय न्याय संहिता भी प्रभावित हो रहा है, इस 2 चीज़ से ये अपराधिता कानून भी प्रभावित होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के आर्टिकल 20 से कभी भी आपसे प्रश्न, अगर आर्टिकल 20 तक वो जा रहा है तो इन्हीं जगहों से वो प्रश्न को पिक करने जा रहा है, इन्हीं जगह से वो प्रश्न को पिक करेगा। क्लियर? फंडामेंटल राइट में अगर वो आर्टिकल 20 के पास पहुंच रहा है प्रश्न पूछने के लिए आपसे, तो उससे जुड़ा हुआ जो रिलीवेंट 2 महत्वपूर्ण घटना है, ये 2 महत्वपूर्ण अधिनियम ये है, और ये दोनों अधिनियम उससे टाई अप होगा, उससे आच्छादित होगा। तो जब कभी भी प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी तो इसी जगह से प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा अधिनियम को कंपाइल किया गया है। यहाँ पर आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसके बाद सीआरपीसी और इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, इस तीनों को कंपाइल करके भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए गए हैं। जैसे पहले क्या था, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रिलिमिनरी, अच्छा हाँ, एक बड़ा ये टर्म इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, दोनों में क्या अंतर होता है? आप लोग पुलिस बनिएगा, है ना, डीएसपी डीवाईएसपी तो एकदम पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, सबके मनों में ख्वाब भी होगा। दोनों में अंतर क्या होता है? अभी तुम चुप रहो, लॉ बैकग्राउंड वाले तुरंत नहीं बोलेंगे, जो लॉ बैकग्राउंड से अलग हैं वो पहले नहीं बताएंगे, तब लॉ बैकग्राउंड वाले बतलाएंगे। दो टर्म होता है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी। इसलिए रिलीवेंट था कि पर खूब चर्चा हुई है, इस समय पेपर में खूब निकलता था जब ये अधिनियम लागू हुआ था। जब 1 या 2 जनवरी को जब ये ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे थे, याद है ना वो सब घटना? अगर कोई शक या आधार पर जैसे किसी का नाम ले लिया गया किसी में, तो वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगा, लेकिन दोनों कंप्लीट अलग चीज़ है। इंक्वायरी जब कभी भी होता है तो वो जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन जब कभी भी होता है तो एग्जीक्यूटिव पुलिस के द्वारा किया जाता है। सामान्य डिफरेंस है, इसमें कोई उस शक और ये सब कुछ नहीं है। इसी तरह से यहीं पर आगे आप जाइएगा तो कस्टडी को लेकर के देखिएगा, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। आप अक्सर पेपर में पढ़ते होंगे कि फलाने व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, फलाने व्यक्ति को रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, और जुडिशियल कस्टडी कहाँ भेजा जाएगा? कोर्ट के आदेश पर कहाँ भेजा जाएगा?
जिसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा वो कहाँ रहेगा, और जो पुलिस कस्टडी में रहेगा वो कहाँ रहेगा। तो वो जब कहीं नहीं सुनते कि उसको हाजत में बंद किए हुए है, तो वो रहेगा पुलिस कस्टडी में, रिमांड में, और जुडिशियल कस्टडी में जो रहेगा वो रहेगा जेल में। फिर यहीं पर देखिएगा कि यहाँ पर जो इसमें परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन क्या था, कितने दिनों का था मुन्ना, कितने दिनों तक पुलिस रिमांड मांग सकती थी और फिर पुलिस रिमांड नहीं मांग सकती थी। पहले जो सीआरपीसी था उसमें ये प्रोविज़न था कि पुलिस फर्स्ट टाइम ही रिमांड मांग सकती है, उसके बाद रिमांड वो नहीं मांग सकती है। उसी चीज़ को परिवर्तन करके कर दिया है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कभी भी रिमांड मांग सकती है। मीन्स कि अगर एक बार आपने बेल करवा लिया, फिर पुलिस अगर रिमांड का डिमांड कर दी, अगर जो उसका इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है उस दौरान, तो फिर से वो आपको पकड़ करके ले जाएगी। तो सरकार ने जो कहा कि हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये अधिनियम लाए हैं, चूँकि नाम या जो बनाया गया था वो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बनाया गया था, वो आप देखिएगा कि वहाँ पर आपको राइट दिया गया था, बट यहाँ पर उस राइट को कर्टेल करने का काम किया गया है। बहुत जगह है, बहुत वो लंबा डिस्कशन है, हम लोग मेंस के क्लास में उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वो होते रहेगा। कभी भी पुलिस को किसी भी मीटिंग्स को, कोई भी जो असेंबली आप करें, लॉफुल असेंबली आप करें, पुलिस को अधिकारिता है कि वो उसको कभी भी डिस्पर्स कर सकती है। पहले ये अधिकारिता नहीं थी। तो पुलिस को इंस्टेंट पावर दे दिया गया है कि वहाँ पर जहाँ पर ये मीटिंग चल रहा है, उस मीटिंग में अगर उसको लगता है कि कोई भी देशद्रोही बातें की जा रही है तो उस मीटिंग को डिस्पर्स कर सकता है। तो खैर वो सब डिबेटेबल चीज़ है, हम लोग आगे मेंस में उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर आप दंड की बात करेंगे तो सामान्यतः देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता, इसके तहत 376 के अंतर्गत जो, या उसका जो रिलेवेंट आर्टिकल होगा अभी मुझे ध्यान में नहीं है, तो न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास की बात थी। गैंग रेप के लिए 20 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक उसको बढ़ाया जा सकता था, और पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में 20 वर्ष का कारावास का सज़ा था। इस अधिनियम के द्वारा इसमें जो चेंजिंग किया गया है, वो चेंजिंग ये था कि दंड को बढ़ा दिया गया है। दंड को बढ़ा करके मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। इसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर किया गया है कि कभी भी जो 376 या रेप से जुड़ा हुआ अगर मामला होगा तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मीन्स की FIR फाइल होने के 21 दिनों के भीतर ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो कर लेना पड़ेगा। विदिन 21 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ या रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर देना होगा। और फिर कोई भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो, उनको अगर लगता है कि इसमें बढ़ावा देने के लिए इस टाइम को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा परमिट करने का उनको लगता है कि रीजनेबल काउज है, तभी जा कर के वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो भी इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के साथ साथ मुकदमे का सुनवाई का जो समय होगा वो FIR के 2 महीने के भीतर इसकी सुनवाई कर दी जाएगी। इसके बाद बार बार जो एक ही अपराध को बार बार रिपीट कर रहे हैं उनके लिए आजीवन कारावास, और अगर परिस्थिति उस अनुसार बनती है तो मृत्युदंड तक की सज़ा दी जा सकती है। हालांकि इस सज़ा का प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। मूल समस्या है कि इसके जो प्रावधान है उसका आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट उसको करते हैं, और कभी भी इस तरह की घटना होती है तो आप कितना संवेदनशील होकर के उस घटना पर रिएक्शन देते हैं, उस घटना को किस प्रकार से आपका प्रशासन जो है या प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कितना संवेदनशील होकर के उस मामले की तहकीकात करते हैं या दोषियों को पकड़ते हैं। जैसे आप देखे होंगे विगत 3-4-5 साल में बहुत सारा मतलब इसका आपको उदाहरण मिला होगा। एक उदाहरण मिला था हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या किया गया था? इनकाउंटर कर दिया गया था। अब इनकाउंटर कर दिया गया तो कुछ पता ही नहीं चला
कि क्या वास्तव में वही एक्यूज्ड था भी या नहीं था, तो क्या वो सही तरीका है? क्योंकि जब न्यायिक कोई भी अगर अपराध होता है, कोई भी घटना घटती है या किसी प्रकार का अपराध अगर किया जाता है, तो क्या एग्जीक्यूटिव अधिकारी को होल एंड सोल पावर दे दिया जा सकता है कि आप जाइए और जैसे मन तैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एक जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस को आपको मानना पड़ेगा और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। तो इसी तरह का एक इनिशिएटिव बंगाल सरकार के द्वारा लिया गया और ये इनिशिएटिव अगर आप देखिएगा तो मूलतः जिस रफ्तार से विरोध हो रहा था उस विरोध को समअप करने के लिए एक टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया, इस तरह की इनिशिएटिव लेकर के। और सर एक और है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है ना? ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ना? नहीं, कहीं भी, अगर कोई डॉक्टर्स के साथ होता है कहीं भी, किसी भी जगह के लिए, केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर इसमें कोई भी अधिकारी अगर छेड़छाड़ करता है किसी तरह का किसी भी मामले में, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया। तो ऐसा प्रावधान आपको आप देखेंगे जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, वहाँ पर भी इस तरह के प्रावधान नए संशोधन में किए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये बहुत चर्चा में रहा था। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं वक्फ से क्या समझते हैं। ये खूब चर्चा में रहा था, सोशल मीडिया पर भी खूब इससे जुड़े हुए स्टेटमेंट वायरल हो रहे थे और अखबारों में भी इस पर खूब चर्चा हो रही थी। सरकार ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। तो हम जानना चाहेंगे वक्फ से पहले कि वक्फ से क्या समझते हैं, ये क्या होता है। जो ऑनलाइन है वो भी बतला सकते हैं, ऑफलाइन जो लोग हैं वो लोग भी बतला सकते हैं। बतलाओ मोना, तुमको तो बतलाना चाहिए ये चीज़। इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई भी लोग जो अपना लैंड डोनेट करते हैं उसको ये डोनेट करता है। किस चीज़ के लिए? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और नहीं, पहले वक्फ से बतलाइए कि वक्फ से क्या समझते हैं, क्या होता है। ये इंस्टीट्यूशन एक बनाया गया था इसी के लिए, रेगुलेशन के लिए, लैंड जो भी डोनेट करेगा। हाँ, तो उसको किसको डोनेट, मतलब कौन किसको डोनेट इस करेगा? बॉडी को, इस बॉडी को डोनेट कर देगा। पब्लिक और कुछ? पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ के अंतर्गत ले लेगा कि ये वक्फ का जमीन है। ये अभी हाल में बिहार में भी और कुछ और कुछ हाँ हाँ और कुछ जानते हैं इसके बारे में तो बतलाइए। ये तो बहुत चर्चा में रहा था। असदुद्दीन ओवैसी खूब जोर जोर से चिल्लाते थे पार्लियामेंट में, सुने होंगे वायरल। इंडिया में थर्ड ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब फैक्ट है, ये सब हम जानते हैं कि आर्मी के बाद रेलवे के बाद वक्फ के बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ये ज़मीन आया, हाँ ठीक, देखिए उधर से अच्छा जवाब आया, ट्रस्ट का सिमिलर है। तो इस्लाम में एक अवधारणा थी कि जैसे आपके यहाँ है ना कि दान करो। दान करने में क्या करते हैं, किस चीज़ को दान करते हैं? मंदिर बनाने के लिए दान, मतलब जो भी किसी भी दान की जो संकल्पना है वो क्या किस चीज़ के लिए दान करते हैं आप? या दान रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं। रिलीजियस पर्पस, दान का सबसे पहला, दान जैसे ही होगा वहाँ के पर सबसे पहला चीज़ रहेगा कि वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस, इस दोनों चीज़ की बातें रहेगी। और जब कभी होगा तो चैरिटेबल पर्पस से होगा, चैरिटी का काम कर रहा है कोई भी आदमी जो दान करने का काम कर रहा है। तो इस्लाम के अधीन इसी चैरिटी को लेकर के मतलब शुरू से ही उसका जो हदीस है उसमें कानून ही बना दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को चैरिटी करना चाहिए। अब देखेंगे चार जो उसका टैक्स देखते होंगे, उसमें एक टैक्स होता था कौन सा? ज़कात। किस चीज़ के लिए होता था? वो क्या होता था कि आप रिलीजियस होता था, तो उनके साथ है कि आप अपने कमाई के एक हिस्सा
जो अनाथ हैं, जो अपंग हैं, जो किसी तरह से बेसहारा है, उनके उत्थान के लिए आप कीजिए, उनके उत्थान के लिए आप दीजिए। तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, वक्फ का यही मतलब ही होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हिंदू में होता है कि रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे महावीर, सबसे मतलब सामान्य आप समझ सकते हैं महावीर मंदिर ट्रस्ट को, पटना में है, शायद ही कोई आप लोगों में से होंगे जो उस मंदिर में नहीं गए होंगे, है ना। स्टेशन पर जो हनुमान मंदिर है उसमें तो जाते ही होंगे, लड्डू कम से कम उसका बहुत फेमस है, खाते ही होंगे। अभी देखे थे लड्डू विवाद हुआ था तो तुरंत वहाँ से आया कि नहीं भाई, हम घी जो है वो कहीं और से मंगाते हैं, उसका पूरा हमारे पास पढ़े होंगे ये सब न्यूज़, तो वहाँ तो जाते ही होंगे। वो क्या है, वह भी एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। और देखिए कि वो ट्रस्ट क्या है, एक चैरिटी का काम कर रही है, उस चैरिटी के अधीन वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण की हुई है, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो चैरिटेबल रेट पर, सस्ते रेट पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है, एजुकेशन उपलब्ध करवाने का काम कर रही। अब सभी लोग उसके बेनिफिशियरी हैं। तो ट्रस्ट जब कभी भी होता है तो उसमें 2-3 लोग होते हैं। एक होते हैं डोनर, जो दान देते हैं, दूसरे होते हैं बेनिफिशियरी, जिसको उस दान का बेनिफिट मिलना होता है, और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है उसका मैनेजर। तो जिसको ट्रस्टी कहते हैं वो मैनेजर होता है। वो क्या करता है कि वो जो बेनिफिशियरी होंगे, जो उसका लाभुक होंगे, जिन तक वो लाभ पहुंचना चाहिए उन तक उस लाभ को पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति वक्फ के लिए दान करता है उसको वकीफ कहते हैं, और इसका जो देखभाल करने वाला ट्रस्टी होता है उसको मुतवल्ली कहते हैं, और इसका जो बेनिफिशियरी होता है वो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ही इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। और इस्लाम धर्म के बढ़ावा देने के लिए ही इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात या तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, या फिर कुरान का वितरण करने के लिए। कोई भी काम जो होगा वो रिलीजन से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे ईदगाह का निर्माण हो, कब्रिस्तान का निर्माण हो, कोई भी काम हो। तो ये बात समझ में आया कि वक्फ है क्या। इस्लाम के अधीन जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटी के लिए जो दान दिया जाता है उसी को हम वक्फ कहते हैं। अब हुआ कि कोई भी व्यक्ति चैरिटी में दे देगा तो उसको मैनेज कौन करेगा। तो मैनेज करने के लिए क्या किया गया कि हर जगह, जैसे हिंदू ट्रस्ट में भी देखिएगा तो प्रत्येक जगह पर सरकार ने अपना एक पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम बना रखा है। बिहार सरकार ने भी अपना बना रखा है। देखिएगा कि ट्रस्ट यहाँ भी है, उसके बहुत दिनों तक किशोर कुणाल अध्यक्ष रहे थे उसका ऑफिस। वो आर्ट कॉलेज देखे हैं, उसी से थोड़ा आगे बढ़ने पर उसका ऑफिस है। 1-2 बार हमको कुछ केस उनके यहाँ प्रेजेंट करने का मौका भी मिला था। तो प्रत्येक स्टेट अपने अपने यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट को विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाने का काम करता है। अब कल हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो हिंदुओं के लिए जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको तो रेगुलेट करने के लिए अधिनियम है, लेकिन यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए कोई अधिनियम नहीं है। तो कोई अधिनियम नहीं है तो उसके कारण क्या होता है कि किसी ने वक्फ में प्रॉपर्टी दे दी, वक्फ बोर्ड उसका देखभाल करता है, और क्या होता है कि वहाँ पर अवैध तरीका से, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सारे व्यक्ति जो होंगे वो ईमानदार ही होंगे, भ्रष्ट मतलब व्यक्ति के भ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, खासकर इन जगहों पर। जैसे देखते हैं ना कि बहुत सारे जो मठ के महंत होते हैं, वो महंत क्या करते हैं, मैक्सिमम ज़मीन जो होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें का पैसा खा जाते हैं। कितना विवाद, कितना समस्या। और अकाली आंदोलन अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो खूब अच्छा से ध्यान में होगा कि किस प्रकार से तोसे खाने की चाबी के लिए विवाद होता है, पढ़े हैं ना। तो इसी के संपत्ति के लिए इसके पास अकूत संपत्ति आई। अकूत संपत्ति कैसे है, क्योंकि धार्मिक कंपल्सन था कि आपको दान देना है, तो आपने दान दे दिया। अब दान दिया तो दोनों चीज़ का दान इसको आप दे रहे हैं, चल संपत्ति भी दे रहे हैं, अचल संपत्ति भी दे रहे हैं। तो चल संपत्ति जो होता है ट्रस्ट में जो दिया जाता है वो मैक्सिमम जो होता है वहाँ पर देखिएगा कि ब्लैक मनी को वाइट करने का एक धंधा वो बन जाता है। तो इसके लिए भी सरकार की उस पर नज़र जाती है कि जो काला धन है उसको वाइट करने का एक जरिया है वो।
दूसरा चीज़ होता है कि अचल संपत्ति इसके पास बहुत ज़्यादा है, जैसा कि अभी अभी आप ही लोग में से कोई बतला रहे थे कि तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर भारत में वक्फ है। तो इसी को विनियमित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, और मूल पर्पस जो इसका था वो था कि वक्फ की संपत्ति का प्रशासन और उसका जो किस प्रकार से उसका यूज किया जाएगा उसको विनियमित करने के लिए। तो इसमें प्रोविज़न हुआ कि कोई भी जो वक्फ, जितना भी वक्फ बोर्ड है उसको पहले रजिस्टर्ड करवाया जाए, और उसके पास जो भी संपत्ति है, जो भी ज़मीन अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, उसका ब्यौरा सरकार के पास कम से कम होना चाहिए। जिस प्रकार से जितने भी हिंदू मंदिर, मतलब जितने भी हिंदू पब्लिक ट्रस्ट हैं, उसका सारा ब्यौरा सरकार के पास रहता है। तो उसी तरह से प्रत्येक वक्फ का सारा ब्यौरा जो है वो सरकार के पास रहे, ताकि पता चले कि वहाँ पर आखिर में हो क्या रहा है और सही तरीक़ा से मैनेजमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब बात उभर करके आती है कि क्या यह जो अधिनियम है ये आर्टिकल 30 के अधीन जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्या उस प्रोटेक्शन के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। बात वही, प्रश्न अगर वो पूछेगा या आपसे जानने की उम्मीद रखेगा, वक्फ आपको जानने की चीज़ नहीं है, वक्फ तो हम ऐसे ही आपको बतला दिए, यहाँ से प्रश्न भी कभी नहीं पूछा जाएगा। एक सामान्य जानकारी के लिए हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि क्या ये आर्टिकल 30 से गाइड होगा या नहीं होगा। तो आर्टिकल 30 किस चीज़ की बात करता है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? आर्टिकल 30 रीड कीजिए, पढ़िए उसको एक बार, पढ़िए, आपके पास होगा ना स्मार्टफोन, आर्टिकल 30 टाइप कीजिए, उसको पढ़िए एक बार, रीडिंग दीजिए। 30 का क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्या उस प्रोटेक्शन से ये बाधित होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्टिकल 30 में किस प्रकार के माइनॉरिटी की चर्चा की गई है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो यहाँ ख़त्म ही हो गया, वो तो इसके अधीन आएगा ही नहीं। अब आता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो रिलीजियस माइनॉरिटी को वहाँ पर क्या प्रोटेक्शन दिया गया है? वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एकेडमी। तो जब कभी भी होगा तो अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो उसके मैनेजमेंट में, इंटरनल मैनेजमेंट में उनको स्वतंत्रता होगी। जैसे मान लीजिए कि उसने कोई इंस्टीट्यूशन बना लिया है ना, कोई स्कूल खोल लिया 10th तक का। अब वो कहेगा कि CBSE या ICSE बोर्ड है ना, CBSE या बिहार बोर्ड, ये तीनों बोर्ड का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम नहीं मानेंगे, हम अपना एक अलग सिलेबस लागू करेंगे, उस पाठ्यक्रम से हम पढ़ाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या यहाँ पर आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन लागू होगा? क्योंकि उसको तो सब कुछ का ये कहेगा ना भाई कि हमको तो अधिकार है, हम अपने अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये काम वो कर सकता है? नहीं कर सकता है ये काम। आपको उस करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। आप केवल मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन के अधिकारी हैं। क्या मदरसा में जो ये मदरसा का, जैसे संस्कृत का मध्यमा या इस तरह की जो शिक्षा होती है, उसका एक अलग शिक्षा प्रणाली, उसका एक सिलेबस है जो स्टेट के द्वारा तैयार की जाती है, अपने द्वारा नहीं तैयार की जाती है। किसी एक बोर्ड, जैसे संस्कृत का देखते हैं ना, मध्यमा, आचार्य, शास्त्री जो होता है, वो एक सिलेबस का एक करिकुलम तैयार किया गया है, और वो करिकुलम शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह से मदरसा के अंतर्गत उर्दू की या फारसी की जो शिक्षा दी जाती है, उसका एक करिकुलम होता है। उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि संगीत का शिक्षा दिया जाता है, जैसे प्रयाग संगीत समिति है, चंडीगढ़ का है, या फिर रविंद्र संगीत का जो कलकत्ता से, तो उसका एक करिकुलम तैयार किया गया है। उस करिकुलम को फॉलो कीजिएगा तभी आपके डिग्री की मान्यता होगी। जैसे अभी देखे थे ना, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की बहाली हुई थी, तो था कि आपको किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपको उसमें ग्रेजुएट की डिग्री मिलनी चाहिए। तो उसका करिकुलम तैयार किया जाता है, उसको मान्यता मिली रहती है UGC की, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं।
मदरसा में भी उसको नहीं वायलेट किया जाता है, वहाँ पर भी कभी आप जा कर के देखेंगे तो उसका शिक्षा का उसमें भी डिग्री होती है, मौलवी, उससे ऊपर आलिम, फाजिल, ऐसे करके डिग्री होती है वहाँ। जैसे आपके यहाँ आचार्य, शास्त्री, ये सब की डिग्री होती है, वैसे डिग्री होती है वहाँ पर। फोकनिया या कुछ ऐसे ही कुछ कुछ का डिग्री होता है अलग अलग। उर्दू में हमारे यहाँ एक 64th में एक गर्ल थी, हिंदू गर्ल थी, और उर्दू उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था और सेलेक्ट हुई थी सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में। होगा यहाँ पर, आपको नाम अभी उसका रिकॉल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर चाहेंगे मदरसा में जाकर के और वो पढ़ाई आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। फ्रीडम सिर्फ मैनेजमेंट को लेकर है। बस केवल मैनेजमेंट को लेकर के होता है। तो अब उसके उस क्या फी क्या होगा ये नहीं, मैनेजमेंट क्या मतलब हो गया कि प्रशासन, इंटरनल प्रशासन चलाने की आपको स्वतंत्रता है। आप किसको टीचर रख रहे हैं, टीचर जो है या आपका जो स्टाफ है, उस स्टाफ के साथ आप उसको क्या सैलरी दे रहे हैं, उसका क्या, वो सब आपके लिए आप स्वतंत्र हैं। वहाँ पर जो सरकार का अलग अलग कानून है वो आपके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अन्यथा बाकी चीज़ों के लिए आप जो भी गाइडलाइंस हैं उससे आप बाध्य हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई भी जो अधिनियम अगर बनता है तो उस अधिनियम को आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन कब मिलेगा? आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन तब मिलेगा जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा अगर वो धार्मिक संस्था को मैनेज कर रहा है और वहाँ पर अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा अर्जित हो रहा है या ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा है, तो वहाँ पर तो सरकार को की निगरानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो 30 से बाध्य नहीं होगा। क्लियर? हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु सरकार का एक मैटर था। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट अलग से खनिज संपदा का दोहन करने के लिए टैक्स लगा सकती है किसी कंपनी पर या नहीं लगा सकती है? जैसे दो चीज़ होता है, एक होता है कि टैक्स जो होती है या कोई भी खनिज का जो दोहन होता है तो वो आवंटन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार रॉयल्टी देती है उसके बदले में राज्य सरकारों को। अगर खनिज का दोहन होता है तो उसके बदले में राज्य सरकार को वो उस खनिज को लेकर के उस जैसे बिहार में ही अगर आप देखेंगे तो बिहार जो पुराना बिहार था, जब बिहार और झारखंड दोनों था, तो यहाँ पर कोयला, लोहा, इन सब की बड़ी माइंस हुआ करते थे, तो उसके लिए बिहार सरकार को रॉयल्टी मिलती थी। क्या वो अब बना लिया है? उसके लिए वो बालू जो होता है ना, वो माइनर ये माइंस होते हैं, तो उसके कारण क्या है कि वो राज्य सरकार के अधिकारिता में आता है, वो केंद्र सरकार की अधिकारिता में नहीं आता है। तो सूक्ष्म जो खनिज होते हैं, बालू, बिहार सरकार के पास बालू के अलावा और कोई खनिज है भी नहीं, थोड़ा बोरा अभ्रक है। और अक्सर अखबार में चर्चा होती रहती है, कभी सोना मिल जाता है, कभी पेट्रोलियम मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, लेकिन आज तक कुछ मिला वाला नहीं है। मिला भी होगा, मतलब छोटा मोटा खदान मिले तो उसको जो निकालने का खर्च है वो उसकी कीमत से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कभी कोई उस तरह का कोई व्यवस्था आज तक नहीं किया गया। तो बिहार सरकार के पास ले दे करके एक ही खनिज है, वो है बालू। और बालू को लेकर के देखिए कि बिहार में खूब बिल्डिंग भी बन रहा है, तो बिहार सरकार को लगता है कि हाँ यहीं पर हम खूब कमा सकते हैं, तो लगातार उस पर कुछ ना कुछ ऊपर GPS, हर तरीके से उसकी निगरानी, जिस प्रकार से अल्कोहल की निगरानी होती है उसी तरीक़ा से बालू की भी निगरानी होती है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर था कि क्या राज्य सरकार उस पर अलग से टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार चाहेगी तो उस पर टैक्स लगा सकती है। राज्य सरकार को अधिकारिता दी गई कि वो इस मामले पर, इस विषय पर टैक्स लगाने का उसके पास अधिकारिता है, वो लगा सकता है। रॉयल्टी वो रकम है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, लेकिन वो उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी में अगर वो टैक्स लगाता है तो वो लगा सकता है।
छोटा सा था, इस पर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं, कभी मान लीजिए आपसे पूछा जाता है तो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नोट फॉर वोट। नोट फॉर वोट को लेकर के एक सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया था, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सीता सोरेन बनाम भारतीय संघवाद। तो यह बहुचर्चित मामला था। बहुचर्चित मामला इसलिए था कि संसद के अंदर सांसद या विधानसभा के अंदर विधायक, दोनों को देखिएगा तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 इसका प्रोटेक्शन उनको हासिल है। क्या प्रोटेक्शन हासिल है? तो उनको यहाँ पर प्रिविलेज दिया गया है और इम्यूनिटीज़ दी गई है। उस संसद के अंदर अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उनको कुछ छूट दी गई है। उन पर कोई भी कानून जो है, उस कानून से वो बंधे हुए नहीं रहेंगे। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता कहाँ? आर्टिकल 19 में भी आपको दी गई है और यहाँ पर सांसदों को भी दी गई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और इनको भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तो आपको क्या है कि आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। इनको बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फंक्शन में आप देखिएगा, अक्सर कभी आप पार्लियामेंट्री डिबेट को देखते होंगे या सुनते होंगे, या उसका क्लिप आजकल खूब वायरल होता है तो वहाँ पर देखते होंगे। तो आजकल इनके बोलने में भी पार्लियामेंट में लगातार हस्तक्षेप किया जाता है, लगातार दबाव बनाया जाता है कि आप फलाने 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 आदमी का नाम न लें। जैसे आज का इलेक्शन का जो डिबेट होगा, उस डिबेट को आप देख रहे होंगे तो देखते होंगे लगातार न्यूज़ चैनल का जो एंकर है वो किसी विशेष उद्योगपति को लेकर के बोलेगा कि भाई ये बहुत इंडिया के लीडिंग उद्योगपति, आप इनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। खैर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो मामला आता है कि क्या जैसे पैसा लेकर के अगर हम संसद में वोटिंग कर दिए, तो पैसा लेकर के अगर संसद में वोटिंग कर दिए तो क्या ये हमारे पास 105 या 194 की जो इम्यूनिटीज़ है, जो उन्मुक्ति यहाँ पर मिली हुई है, वो इम्यूनिटीज़ और उन्मुक्ति हासिल होगी या नहीं होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय का ही एक मामला था, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 3 जजेज बेंच ने पीवी नरसिम्हा राव मैटर में 5 जजेज बेंच था, 3-2 से उसने निर्णय दिया था। उसने कहा था कि ये इम्यूनिटीज़ हासिल होगी। उस समय यही शिबू सोरेन, जो आज हेमंत सोरेन जीत रहे, इन्हीं के पिता थे, और उन्हीं से जुड़े हुए 2 और सांसद थे। उन सांसदों पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने रिश्वत लेकर के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का काम किया है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी, वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इन्हीं लोगों पर वो आरोप लगा था। इसी को सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो उसने साबित भी हो गया था, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, साबित भी हो गया था कि हाँ ये इन लोगों ने रिश्वत दिया था, प्रूफ्ड हो चुका था ये सारा मैटर। उसमें से एक की हत्या भी हो गई थी, बहुत सारा मामला ये हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर अगर वो कुछ भी, जैसे ये जो इम्यूनिटीज़ हासिल है, ये बाहर के कानून से इनको इम्यूनिटी हासिल है और बाहर का कानून इन पर लागू नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर अगर ये कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको इम्यूनिटी हासिल होगी। इसको बदलते हुए अभी जो धनंजय चंद्रचूड़ और उनके जो 7 सदस्यीय जो न्यायपीठ था, उसने इस फैसले को असंवैधानिक घोषित किया और उसके बाद इस फैसले को ओवर रूल करते हुए अपना नया जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट के अधीन, पार्लियामेंट के अंदर अगर वो ब्राइब लेने का काम करते हैं, पैसा लेकर के वोटिंग करने का काम करते हैं, तो उनको 105 और 194 का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी हासिल नहीं होगा। उन पर मामला चलाया जा सकता है, उनको सजा दी जा सकती है।
किसी भी मामले में प्रश्न, किसी भी मामले में अगर वो पैसा लेते हैं, किसी भी मामले में अगर वो पैसा लेते हैं या कोई भी जो ब्राइब लेने का काम करते हैं, मतलब भ्रष्टाचार का कोई भी काम करते हैं, तो उनको ये इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी, किसी भी प्रकार का एक्टिविटी हो। महुआ मोइत्रा वाले में दूसरा चीज़ हुआ था। महुआ मोइत्रा वाले में प्रश्न पूछने में जो पैसे की बात हुई थी, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के उसको निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया गया था, वो अलग मामला था। लेकिन अगर आगे से अगर ये उस तरह का भी मामला आएगा तो वहाँ पर भी क्रिमिनल केस इनिशिएट किया जा सकता है और उनको भ्रष्टाचार के अधीन सजा दी जा सकती है। तो वो इम्यूनिटी जो है, वो इम्यूनिटी इनको हासिल नहीं होगी। क्लियर? ये 7 जजों का नाम ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं थे, तो सामान्यतः ऐसे ही ध्यान में रहेगा ही। अभी प्रमुख यही लोग हैं, जितने भी जजमेंट आपको देखेंगे लगभग यही लोग आपको 19-20 दिखते रहेंगे, तो नाम इनका ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कौन शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे। बीपीएससी कुख्यात है इस तरह का प्रश्न पूछने के लिए, तो नाम जरूर याद रखिएगा। अगला एक महत्वपूर्ण जजमेंट है चुनावी बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और इसको लेकर के प्रॉब्लम क्या था, इसको लेकर के समस्या क्या थी, इसका प्रोविजंस क्या थे। तब ना होगा कि हाँ भाई इसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया या सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये असंवैधानिक है, गलत है। था क्या ये, क्या समझते क्या है, चुनावी बॉन्ड क्या है? जैसे हम किसी पार्टी को चंदा देते हैं तो उसके लिए वो एक पेपर के फॉर्म में एक बॉन्ड रिलीज करता है। उस बॉन्ड को हम खरीदते हैं और उस खरीद के मतलब कि उस खरीदते हैं तो उसको हम एक पार्टी को देते हैं, पार्टी कैश करवा देते हैं। जैसे नोट आप देखते हैं ना, नोट, वो नोट क्या है, करेंसी का वो क्या होता क्या है वो, कभी भी होता है उसको प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉमिसरी नोट, जहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है कि हम फलाने व्यक्ति को या जिस किसी को भी हम देंगे, हम इतना रुपया देने का प्रॉमिस करते हैं। तो नोट क्या है कि नोट तो करेंसी है, तो करेंसी के रूप में यूज होता है, लेकिन वही चीज़ करेंसी के रूप में न यूज होकर के अगर बॉन्ड पेपर पर कागज़ के रूप में हो, कि प्रॉमिस के रूप में हो कि मैं इतना पैसा आपको दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप लीगली बाध्य हो जाइएगा उतना देने के लिए। और गवर्नमेंट उसको दिखा नहीं पाएगी कि हमको ये नहीं, अब आगे पहले तो ये समझ ले कि वो है क्या। तो पहले तो ये हो गया कि वो एक प्रॉमिसरी नोट था। अब एक प्रॉमिसरी नोट था, इस प्रॉमिसरी नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है चुनावी बॉन्ड की? तो ध्यान में है, हिस्ट्री का क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि गांधी जी कांग्रेस का फंड बढ़ाने के लिए क्या काम किए थे, असहयोग आंदोलन चलाना था, बहुत फंड की ज़रूरत थी। तो फंड जब बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या काम किया था, मेंबरशिप फी को कम करके लगा तेज़ी से गांव और सब जगह से सबको मेंबर बनाना शुरू कर दिए। 54 मेंबर बनाना शुरू, 4 आना में मेंबर बनो कांग्रेस का। तो क्या हुआ कि बड़ी संख्या में लोग मेंबर बने, तो उससे क्या हुआ कि उसके पास पैसा आया। तो ये तो चल रहा था, चूँकि उस समय तो राष्ट्र निर्माण की बात चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो लोग एकदम कुर्बान थे कि हमको आज़ादी चाहिए, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब आज़ाद हो गए तो आज़ाद हो गए, उसके बाद तो वो लोग राजनीतिक पार्टी बन गई। अब उसको सत्ता प्राप्त करना था, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कैसे लड़ता, पैसा कहाँ से लेता? तो देश की जनता तो गरीब थी, वो कितना पैसा उसको दे सकती थी, या मेंबरशिप होकर के कितना पैसा उसको मिल जाता? या गांधी जी को ही एक तो कि मेंबरशिप से वो पैसा जो भी था वो चरखा वरखा बांट के और कर लिए, लेकिन क्या उतना ही से सब कुछ हो सकता था? तब वो चंदा किससे लेना शुरू किए? जितने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जितने बड़े बड़े जमींदार थे। तो आप देखिएगा कि प्रोविंशियल किंग्स तो खैर उनसे शुरू से ही नाराज चलते थे।
लेकिन कुछ देते भी थे। दरभंगा महाराज गांधी जी के आने से पहले से कांग्रेस को देते थे। सारे महाराज जो थे वो बनारस BHU में उनका जो पहला अपीयरेंस हुआ था उसमें नाराज़ होकर के भाग गए थे। एनी बेसेंट, आपको पता होना चाहिए, इतना तो अपमान किसी का हुआ भी नहीं। एनी बेसेंट ने उनका माइक बंद कर दिया था बोलने से अंत में, जब वो अपना पहला पब्लिक स्पीच दे रहे थे। तो उस समय मदन मोहन मालवीय हो या सबको लोग नाराज़ हो चुके थे और अंत में एनी बेसेंट उनका माइक बंद करके उनका स्पीच बीच में ही रोक देती है। ये स्थिति थी। खैर वो अलग चीज़ है। तो हम लोग जान रहे थे कि चुनावी बॉन्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब फिर उसी स्ट्रगल को देखिएगा कि जब चुनावी बॉन्ड धनाढ़ वर्ग दे रहे थे, पूंजीपति दे रहे थे, जमींदार दे रहे थे, तो कांग्रेस का नज़रिया उनके प्रति क्या था। अब देखिएगा बिहार में कहीं पर वो जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जहाँ परमानेंट सेटलमेंट था कभी नहीं चलाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पूंजीपति दान दे रहा था, जो जमींदार दान दे रहा था, वो उसका एक कीमत वसूल रहा था कि आपको वहाँ पर चुप रहना है। आप देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक स्वामी विश्वानंद थे, वो दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करती है। क्यों करती है? हाँ, स्वामी विद्यानंद, सॉरी। तो क्यों करती है वो उसके खिलाफ प्रपोजल पारित? उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बिहटा में चीनी मिल था उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जब आंदोलन शुरू करते तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको चंदा मिल रहा है, वहाँ से उनको सहानुभूति, मतलब उनको जो पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो उनकी सहानुभूति किसके प्रति होगी? उस पैसे देने वाले के प्रति होगी। तो आप जो देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू वर्सेस जो या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस वर्सेस जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो इन्हीं लोगों की लड़ाई थी, जो वामपंथी मिजाज के लोग थे और जो दक्षिणपंथी मिजाज के लोग थे। तो दक्षिणपंथियों पर पूंजीपतियों का, जमींदारों का, इन लोगों का दबाव था। और ये लोग जिस तरीक़ा से आप देखेंगे 35, 36, 37 इस टाइम में कांग्रेस जिस प्रकार से समाजवादी लक्ष्यों को मतलब समाजवादी जो थ्योरी था उसको अपना लक्ष्य घोषित कर रही थी, तो इसी समय से देखिए कि बाइफर्केशन की बात शुरू हो जाती है। तो चुनावी बॉन्ड क्या था कि बाद में इनको पैसा चाहिए था, तो बाद में पैसा चाहिए था तो इन लोगों ने हर जगह यह प्रोविज़न बनाया कि लोग दान दे सकते हैं, लोग अपना इनकम का कुछ हिस्सा दान दे सकते हैं। तो ये प्रोविज़न कहाँ कहाँ बनाया? तो कंपनी एक्ट में बना दिया कि कंपनी जो है वो अपने इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो दान में दे सकती है। ये ट्रेड यूनियंस एक्ट में उन्होंने प्रोविज़न बनाया कि ट्रेड यूनियन जो है वो अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन हासिल होता है उस कंट्रीब्यूशन का सर्टेन परसेंटेज जो है वो चुनाव मतलब किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। कुछ चंदा को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया। तो अब तक क्या था कि कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता था। मोदी जी आए तो अब इन्होंने देखा कि इनको तो इंडस्ट्रियल या उद्योगपति जो थे उस उद्योगपति से सपोर्ट लेना था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि चुनावी बॉन्ड एक ऐसा इशू किया जाए, इसके थ्रू चुपचाप पब्लिक से पैसा ले लिया जाए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन हमको पैसा दे रहा है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है। तो जिनको भी मन करेगा वो पैसा लेकर के और पैसा लेकर के वो हमें चंदा के रूप में दे सकते हैं। इसके बारे में किसी को पता, कुछ भी पता नहीं चलेगा सिवाय जो इशू करने वाला बैंक होगा। तो इसके लिए एक ही बैंक को अधिकृत कर दिया गया, वो बैंक था SBI। कि SBI को कहा गया कि वो चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती। इसलिए हमने कहा कि ये प्रॉमिसरी नोट था। ये प्रॉमिसरी नोट किसके द्वारा मिल रहा था? SBI के द्वारा मिल रहा था। कि SBI में कोई भी जो भी व्यक्ति चंदा देना चाहता है वो एक बार जाएगा तो वहाँ पर चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता था। अब परचेज कर देने के बाद क्या था कि उस पर परचेज करता का कहीं नाम नहीं आएगा। चुनावी बॉन्ड जो उसको मिलेगा उस पर ना, बस केवल परचेज जहाँ किया है वहाँ पर उसके बारे में जानकारी होगी। SBI को ये पता होगा कि ये किसने परचेज किया है।
लेकिन किसको दिया जा रहा है या जब वो जमा हो रहा है किसके द्वारा कहाँ जमा किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन किसके खाता में पैसा गया इसके बारे में उसके पास जानकारी होती थी, क्योंकि ट्रांसफर तो उसी के द्वारा हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकारिता दे दी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी लोग इसको खरीद सकते थे और वो दे सकते थे। और यह 1,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए तक का जारी किया जा सकता था, और कोई भी व्यक्ति इसको परचेज करके और किसी भी कंपनी, किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता था। राजनीतिक दल के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि राजनीतिक दल, उन्हीं राजनीतिक दल को पैसा मिलेगा जिनको, जो रजिस्टर्ड हों चुनाव आयोग में, पहली चीज़। और दूसरी शर्त थी कि जो भी इलेक्शन है, सामान्य आम चुनाव में कम से कम 1% से ज़्यादा वोट उनको मिला हो, तो उन्हीं लोगों को ये बॉन्ड से पैसा जा सकता था। अब क्या हुआ, दूसरा शर्त इसमें रख दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने इस बॉन्ड को खरीद लिया है, वो अगर विदिन 15 डेज, खरीदने के 15 दिन के अंदर अगर ये राजनीतिक पार्टी को नहीं देगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के खाते में उसको नहीं भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली ये रकम जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में चली जाएगी। तो विदिन 15 दिन में अगर उसको किसी राजनीतिक दल को नहीं देगा तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में। अब आम जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन रकम कहाँ से जा रहा है, किसके पास जा रहा है। इसी बात को लेकर के ये याचिका दायर की गई। तो अब आप लोग बतलाइए कि इससे आपके किस राइट का उल्लंघन हो रहा था। ये तो समझ गए, ये बात समझ गए कि पैसा का लेन देन कैसे हो रहा था, क्या तरीका यहाँ पर अपनाया गया था। तो अब आपके किस राइट का उल्लंघन हो रहा था। सीधी सी बात है कि आर्टिकल कौन सा, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी, आपके किस अधिकार का उल्लंघन ये इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा था। ये चुनावी बॉन्ड 19A का उल्लंघन कर रहा था, आपके जानने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो 19A के अंतर्गत में उसको फंडामेंटल राइट माना गया और फिर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की गई, तो उसी का ये उल्लंघन कर रहा था। मीन्स कि आर्टिकल 19(1)A का उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 19(1)A के उल्लंघन के आधार पर इसको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया। क्यों? क्योंकि इससे जो व्यक्ति चंदा दे रहा था उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही थी। तो राजनीतिक दलों के पास पैसा जा रहा था और पैसा जाने के साथ साथ कौन लोग वो पैसा दे रहे थे इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही थी। तो इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और दैट्स व्हाई इट इज अल्ट्रा वायरस, ये असंवैधानिक है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल, अब आप लोग एक एक करके आते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में अवैध घोषित किया। हाँ, जजेस का नाम ध्यान में रखिएगा। इस पीठ के सदस्य थे DY चंद्रचूड़, अभी जो CJI बने हैं संजीव खन्ना, रामकृष्ण गवई थे, JB पर्दीवाला थे और मनोज मिश्रा थे। ये लोग इस बेंच के सदस्य थे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अब हाँ, एक एक करके हम लोग आते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसका सेक्शन जो था 29C, यह प्रोविज़न करता था, इसमें जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न था कि 20,000 रुपया से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति चंदा देगा तो उसका नाम कंपनी, जो भी चंदा लेने वाले जो दल होंगे उस दल को उजागर करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा। इस अधिनियम में ये प्रोविज़न था। अब जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था तो उस समय वित्त अधिनियम में संशोधन करके ये कह दिया गया इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ओवरराइड किया जा सकता है। इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बतलाया।
चूँकि वो आर्टिकल 19 के तहत सूचना के अधिकार के तहत आता है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था वो स्पष्ट रूप से कहता था कि 20,000 से ज़्यादा का रकम अगर कोई भी व्यक्ति देता है तो उसका नाम उजागर करना जरूरी है, उसके नाम के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो इस अधिनियम को या इस धारा को जो ओवरलैप किया गया या इस धारा को ओवरराइड करने का काम किया गया था वित्त अधिनियम 2017 की एक धारा 137 के द्वारा, इस चीज़ को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध बतलाया। दूसरा चीज़ था वित्त अधिनियम, इसी अधिनियम के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और इनकम टैक्स एक्ट दोनों को ओवरराइड करने की कोशिश की गई थी। तो इस अधिनियम को उसने आर्टिकल 14 के तहत अवैध घोषित किया। और इनकम टैक्स अधिनियम के तहत था कि कोई भी राजनीतिक दल को जो कुछ भी इनकम होगा उसके बारे में जो जानकारी अवेलेबल करवानी थी उसको ओवरराइड करने की कोशिश की गई थी। तो इस तीनों अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बतलाया और असंवैधानिक बतलाते हुए इसे रद्द किया। क्लियर? खैर, इतना डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। SBI को एक निर्देश जारी किया गया था, ये डेट याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 2019 इस दिन से उसका एंट्री ऑर्डर आया था। उस दिन से लेकर के जिस दिन इसका फाइनल डिसीजन आया उस समय तक जो भी चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं उनका विवरण उसको चुनाव आयोग को अवेलेबल करवाना था और चुनाव आयोग को अपने साइट पर सारे राजनीतिक दलों का जिनके पास ये पैसा गया ये सारा विवरण पब्लिक के समक्ष रखना अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। तो 21 मार्च 2024 को पहले तो SBI बहुत नाकुर नुकुर की, वो बोली हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारा इस बीच में केंद्र सरकार के दबाव में या जो भी कह लीजिए इधर उधर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंत में सर्वोच्च न्यायालय के सामने SBI को झुकना पड़ा। SBI ने इस आंकड़े को जारी किया। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण वो ये है कि सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाले 5 प्रमुख राजनीतिक दल कौन थे और सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले 5 प्रमुख कंपनी कौन कौन थे, ये नाम ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा दान लेने वाले जो राजनीतिक दल हैं वो फेमस है, भारतीय जनता पार्टी है। रकम याद रहे न रहे कोई बात नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा सीक्वेंस में कि पहले 5 कौन कौन थे। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल। ये 5 राजनीतिक दल थे जिनको सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा के रूप में हासिल हुआ था। और 5 सबसे बड़ी कंपनी जो चंदा देने का काम की थी वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड था, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इन लोगों ने, ये 5 टॉपर मोस्ट कंपनी है जिन लोगों ने चंदा दिया था। क्लियर? तो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड समझ गए क्या था, क्यों इस पर आपत्ति हुई और सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था। जजों का नाम जरूर याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण फैसला से वो पूछते हैं इसमें कौन कौन जज शामिल थे, वो नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे पहला जो केस था राज्यों वाला में, उसमें नागरत्ना जो थी वो उसका विरोध किए थे। नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि इस केस में डिसेंडिंग जजमेंट किसने दिया था। पूछे हुए है BPSC, 1-2 बार पूछे हुए, तो वो आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। जैसे कल आपके बाद चर्चा कर रहे थे ना, राज्यपाल का नाम या चीफ मिनिस्टर का नाम, इस तरह का चीज़ कभी कभी पूछ देता है, तो वो सब जरूर याद रखिएगा।
तो मुख्य फैक्ट से इतर का चीज़, अगल बगल का चीज़ खूब पूछता है बीपीएससी। जैसे यूपीएससी के प्रश्न में देखिएगा तो मेन जो थीम होता है उसके इर्द गिर्द वो घूमता है। इसको देखिएगा तो ये मेन थीम के इर्द गिर्द का जो चीज़ रहता है उसके आगे पीछे ये ज़्यादा घूमता है। मेन थीम से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन इधर उधर का चीज़ जो उससे जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ से खूब प्रश्न पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक में कोई ये? अगला आते हैं हम लोग अनुच्छेद 370 को लेकर के एक डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय का आया। यह एक महत्वपूर्ण डिसीजन था। तो अनुच्छेद 370 और 35A इससे वाकिफ़ होंगे, क्या था ये? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। 370 में क्या था और 35A में क्या था? स्पेशल स्टेटस दिया गया था क्या था वो स्पेशल स्टेटस? कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, गुड। वो अपना फ्लैग अडॉप्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल गया, मतलब सब कुछ का मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना सब कुछ के बारे में चर्चा होती है कि क्या क्या चीज़ होगा। और 35A क्या था? ट्राइबल राइट्स दिया गया था। ट्राइबल राइट्स नहीं, ट्राइबल राइट्स नहीं था। 35A जो था, खैर हम लोग के पास वक्त नहीं है और डिटेल में हम चर्चा यहाँ नहीं कर सकते हैं। डिटेल में कभी बाद में मेंस की क्लास हम लोग चर्चा करेंगे। 35A में जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न था कि जो वहाँ के लोकल निवासी हैं वही वहाँ पर ज़मीन खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये करने का जो अधिकार होगा वो जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली को दे दिया जाएगा। वही इसको डिसाइड कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ के किस व्यक्ति को वहाँ का नागरिकता होगी, किस व्यक्ति को वहाँ रहने का अधिकार होगा, किस व्यक्ति को वहाँ का नागरिकता नहीं, डोमिसाइल किस व्यक्ति को होगा और उस डोमिसाइल धारी व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, ये डिसाइड करने का अधिकारिता जो है ये जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली को होगा। ये आर्टिकल 35A में प्रोविज़न था जिसको प्रेसिडेंशियल स्वीकृति के साथ इसको लागू कर दिया गया था। वही चीज़ हो गई ना, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर के सारा तो उसके अधीन उसने बहुत सारे कानून बनाए, बताए कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ से बाहर विवाह कर लेगा उसका डोमिसाइल जो है यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। इस तरह का बहुत सारा कानून वहाँ के असेंबली ने अपने इसके लिए बनाया। शुरुआत देखिएगा तो इस तरह की शुरुआत क्यों हुई थी? तो इस तरह की जो शुरुआत, सबसे पहला शुरुआत देखिएगा तो कश्मीरी पंडितों के दबाव में ये इनिशिएटिव लिया गया था सबसे पहले वहाँ के राजा के द्वारा। तो ये कहें कि अभी डिटेल हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसमें पूरा डिटेल में जा कर के उस पूरे प्रकरण को डिस्कस करें और क्यों ये विवाद उभरा था, क्यों ये सारी समस्या उभरी थी और क्यों हमारे जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे वो इस मामला को क्यों लेंदी बनाए थे। उनका जो मतलब एक ही लाइन में हम बतला देते हैं कि उनका जो मकसद था वो मकसद ये था कि हम जो कश्मीर को भारत में शामिल करें, क्योंकि कश्मीर का जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन में मुसलमानों मतलब जो अल्पसंख्यक या मुसलमान का लीजिए उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो वो चाहते थे कि एक लोकल मैंडेट के द्वारा हम भारत में उसको सम्मिलित करें और इसके लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला का साथ लिया था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी थे उसके एकदम सर्व स्वीकृत लीडर उस समय थे। तो उसके थ्रू वो उस पब्लिक मैंडेट को भारत में सम्मिलित होने के लिए राज़ी करने के लिए उनका सपोर्ट ले रहे थे। तो बहुत लंबा और डिबेटेबल टॉपिक है, थोड़ा समय में ये ख़त्म नहीं हो सकता है, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को जानना है कि इस अधिनियम को जो रद्द किया गया, तो डेट 2-3 याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जो ये स्पेशल स्टेटस था इसको ख़त्म करने का अधिनियम जो था उसको लागू किया गया और इसी दिन जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, इस दोनों स्टेट में दो ये
केंद्र शासित प्रदेश में इसे बांट दिया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया, यद्यपि उसका इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप सितंबर 2024 तक वहाँ का इलेक्शन करवाइए। उसी आदेश के अनुपालन में अभी आप देखे होंगे कि इलेक्शन वहाँ पर करवाया गया और वहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन करवाया गया है। तो ये इसी जजमेंट का नतीजा था। 11 दिसंबर 2023 को ये जजमेंट आया था। दोनों को निरस्त करने का जो फैसला था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने वैध बतलाया। अब मामला वहाँ कहाँ फंसा था, जैसे स्पेशल स्टेटस पर चर्चा ही नहीं हुई। इस पूरा जजमेंट को आप पढ़िएगा तो चर्चा जो हुई वो हुई कि ये जो प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस के तहत इस अधिनियम को इनेक्ट किया गया, मीन्स कि 31 अक्टूबर 2019 को जो अधिनियम इनेक्ट किया गया, जिसको लागू किया गया, वो प्रोसेस सही था कि नहीं था। अब उस प्रोसेस को सही मानने के लिए देखिएगा कि बौद्धिक बेईमानी कैसे की जाती है, बौद्धिक बेईमानी किस प्रकार से की जाती है और कहाँ पर साइलेंट सर्वोच्च न्यायालय के खासकर धनंजय चंद्रचूड़ के जजमेंट को आप देखिएगा तो उसका जो इनऑपरेटिव पार्ट होता है, जिसका ऑपरेशन मतलब जजमेंट का दो पार्ट देखिएगा, एक पार्ट देखिएगा जो इनऑपरेटिव पार्ट है, तो वहाँ पर देखिएगा धनंजय चंद्रचूड़ खूब ऐसा लगेगा कि जैसे कि उनसे बड़ा प्रोग्रेसिव जज तो कोई है ही नहीं, इस तरह से वो बोलते हैं। और जहाँ पर ऑपरेटिव पार्ट होता है वहाँ पर वो लॉजिकली बेईमानी कर जाते थे। उसी तरह का काम यहाँ पर उन्होंने किया कि यहाँ पर उन्होंने जो प्रोसेस था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर यहाँ पर होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मैटर है। क्या मैटर है, तो स्टेट का जब फॉर्मेशन होता है तो स्टेट फॉर्मेशन के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। क्या मैंडेट है वो, कि स्टेट का कंसेंट चाहिए, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसेंट चाहिए। तो सरकार ने तर्क दे दिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो भंग थी, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भंग थी तो जो चूँकि लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 पार्ट होते हैं, जहाँ पर बाइकैमरल है वहाँ पर 3 पार्ट, जहाँ बाइकैमरल नहीं है वहाँ पर 2 पार्ट, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वहाँ पर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, वो तो भंग नहीं हुआ था, उसको तो आपने नहीं भंग किया था, वो तो इस दिन के बाद भंग किया ना, तो उस पर साइलेंट हो गए, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई कि एक बॉडी तो था भाई, उस बॉडी के पास तो कंसेंट के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन उस पर कोई पूरा जजमेंट आप पढ़ जाइएगा, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं। वहाँ पर यही माना गया है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं एग्जिट करेगी तो जो गवर्नर का व्यू होगा उसी को मान लिया गया, वो सही था प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? तो कैसे लॉजिकली बेईमानी कर ली जाती है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। आप जितना भी अखबार में रिपोर्टिंग देखिएगा, हिंदी अखबारों में जितना भी रिपोर्टिंग देखिएगा, वो कहीं वहाँ तक जाता ही नहीं है, कहीं कहीं चर्चा ही नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों की आपके साथ, और नहीं होती है चर्चा तो लोग समझ लेते कि अच्छा किसी को इससे इन सब चीज़ों से मतलब क्या है। जैसे अभी 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रहा है, उस न्यूज़ में देखेंगे हिंदी पेपर में कोई न्यूज़ ही नहीं रहता है, कितना का घोटाला किया, कितना का रिश्वत दिया, अदर स्टेट में मतलब मित्र स्टेट में इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वहाँ का सरकार कह रहा है, लेकिन आपको देखिएगा कि कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं रहेगी। हिंदी अखबार एकदम, और हिंदी न्यूज़ चैनल तो कहते हैं कि आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, आप कैसे बोल दिए भाई ऐसा, तो जाने दीजिए। जजों का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर जजों का नाम याद रखिएगा। 1-2 और जजमेंट है, एक हम दिसंबर के प्रतियोगिता दर्पण में देख रहे थे। एक जजमेंट है 17 अक्टूबर 2024 को एक फैसला दिया गया, इसमें असम एकॉर्ड को लेकर के। असम में जो कल हम लोग नागरिकता अधिनियम पर चर्चा कर रहे थे, नागरिकता देने की बात पर चर्चा कर रहे थे, तो इसमें राजीव गांधी और जो आजसू एक वहाँ का संगठन था छात्रों का, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौता के अधीन रहते हुए
उस जो उसको असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उस एकॉर्ड में ये शर्त रखी गई थी कि 1966 से लेकर के 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक 25 मार्च 1971 तक जो भी व्यक्ति भारत में आ गए हैं, भारत हैं नहीं, कोई भी शरणार्थी जो भारत में आ गए हैं, कोई भी शरणार्थी जो भारत में आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पर जो तर्क रखा गया था वो ये था कि ये पाकिस्तान निर्माण से प्रभावित लोग हैं, ये पाकिस्तान निर्माण से प्रभावित लोग हैं और उनको हम उदार होकर के, लिबरल होकर के हम उन्हें अपना सिटीजनशिप ऑफर करेंगे, उनको अपना सिटीजनशिप देंगे। तो आसू और केंद्र सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था और ये डेट तय कर दिया गया था। ये डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके बाद 26 तारीख के बाद से वहाँ पर एक पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया था और उसके बाद वहाँ पर जो बांग्ला भाषी आंदोलन चला था उसका दमन किया गया। उस दमन के बाद, इसी डेट के बाद से जो भी लोग भारत में आए उनको रिफ्यूजी माना जाएगा, उनको उनके देश में वापस भेज दिया जाएगा। वो दूसरी कारण से भारत आए थे, यहाँ तक आने का कारण अलग था, लेकिन इसके बाद जो लोग आए हैं वो पाकिस्तानी सेना के एट्रोसिटीज़ के कारण, बांग्ला आंदोलन के कारण, मुक्ति वाहिनी के कारण भारत आए हैं, तो वो रिफ्यूजी हैं, उनको वापस भेज देना है। ये लोग जो आए हैं, ये लोग भारत में रहने की मंशा से आए हैं, ये लोग तात्कालिक परिस्थिति से परेशान होकर के भारत में आए थे, तो अब परिस्थिति ठीक हो जाएगी, इनको वापस भेजा जाएगा, ये समझौता था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को एकदम एक्यूरेट माना है, बोला कि नहीं, ये लॉजिक जो था, ये कारण जो था, ये सही था। इस डेट के बाद से जो लोग आएंगे वही अवैध प्रवासी हैं, इसके पहले जो लोग आए हैं वो अवैध प्रवासी नहीं होंगे, क्योंकि उनका रीज़न जो था वो वैलिड रीज़न था, वो पाकिस्तान निर्माण की एट्रोसिटीज़ से प्रभावित होकर के आए थे। तो उनके प्रति जो हमारा रुख होगा, हमारी सरकार का जो रवैया होगा, वो लिबरल रवैया होना चाहिए, उदार रवैया होना चाहिए। क्लियर? और इसके बाद जो कोई भी आए हैं उनको वार रिफ्यूजी माना जाएगा, युद्ध के कारण भारत में आया हुआ माना जाएगा, और उनके प्रति जो हमारा रवैया होगा वो उदार रवैया नहीं। क्लियर? तो ये 2-3 चीज़ ध्यान में रखिएगा। कुछ जजमेंट्स हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इसमें इसके भी पीठ के जो सदस्य थे उनका नाम याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न, सॉरी, इसके पीठ के सदस्य का नाम हमको नहीं पता है, तो पुराने वाले का था, मत लिख लीजिएगा, ये अभी का है, खोजिएगा इसका, अगर मिल जाएगा तो नाम याद कर लीजिएगा। क्योंकि प्रतियोगिता पर ने मुझे दिखा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हमने आपके साथ चर्चा इसकी कर दी है। इसके बाद हम लोग आते हैं राम जन्मभूमि में। थोड़ा सा, चूँकि हम सोचते थे स्कीम्स की चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगा कि जब इतना जजमेंट वगैरह हम चर्चा कर लेंगे उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम उस सब स्कीम की चर्चा कर सकें। तो कुछ छोटे छोटे जो इंटरटेनिंग टॉपिक है, उस इंटरटेनिंग टॉपिक की आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। तो उसी में से एक इंटरटेनिंग टॉपिक है राम जन्मभूमि। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो कुछ डेट को यहाँ पर याद रखिएगा। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था। इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, पहले ये विवाद समझते हैं कि ये विवाद क्या था। खैर, विवाद से आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछेगा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन जो जजमेंट आया था, इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि वो जो ढांचा था 92 में जिसे तोड़ा गया, वो तोड़ा जाना गलत था। उस ढांचे को तोड़ा जाना गलत था, वो आपराधिक कृत्य था। उसके बाद उसने कहा कि वहाँ पर कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि वो राम जन्मभूमि है। इस चीज़ को भी उसने मान लिया। फिर भी उसने जजमेंट दिया
कि चूँकि इस जजमेंट से मेजॉरिटी का जो संवेदना है वो संवेदना जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो 2.27 एकड़ ज़मीन है, सॉरी 2.77 एकड़ ज़मीन जो थी, ये ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दिया जाए और इस हिंदू पक्ष को वहाँ पर मंदिर निर्माण करने की इजाज़त दे दी गई। और इसके साथ साथ 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए और वहाँ पर मुस्लिम पक्ष को अपना मस्जिद निर्माण करने का इजाज़त दे दिया जाए। इसके इतिहास तो जानते ही होंगे, घाघरा की लड़ाई पढ़े होंगे, बाबर के टाइम में मीर बाकी के द्वारा उधर अभियान किया गया था, इवन बाबर गया भी नहीं था उधर, तो मीर बाकी के द्वारा और अफ़गानों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। घाघरा की लड़ाई के 1528 के आसपास में, 1526 में वो आया था, 28 में घाघरा की लड़ाई हुई थी और उसी के बाद से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो इसके बाद 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में की जाती है। संसद को बतलाते हैं कि हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन कर दिया है और इसका प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है, वो नृत्य गोपाल दास को बनाया गया था और अदर लोग भी इसमें थे। न्यास समझ रहे हैं वही ट्रस्ट जो अभी शुरू में आपके साथ चर्चा कर रहे थे, मुसलमानों में वही वक्फ हो जाता है, हिंदू में वही न्यास हो जाता है। 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसका आधारशिला रखा गया और 22 जनवरी 2024 को उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये कुछ डेट वेट आप याद रखिएगा, नहीं रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंतर्गत क्या है, कुछ नाम वो याद रखिएगा। मूर्तिकार का नाम याद रखिएगा, अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला का मूर्ति बनाया था। मुख्य जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम चंद्रकांत सोमपुरा था, इनका नाम याद रखिएगा। पिछले साल मोदी जी चुनाव प्रचार में खूब, इसी साल सॉरी, बोल रहे थे सूर्य तिलक यंत्र का, इसका नाम याद रखिएगा कि जिसके द्वारा उन्होंने ये लेंस, ये मिरर की सहायता से लाइट को सूर्य के ऊपर। अच्छा, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? वो तो अब न किया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि उस दिन रामनवमी के दिन सूर्य के ऊपर लाइट पड़ना चाहिए? अचानक से तो नहीं आया होगा उनके मन में बात। कहाँ से आया ये कंसेप्ट? पौराणिक कथा है। क्या पौराणिकता? कुछ तो होगा। एक पंचवटी जहाँ पर नासिक में काला राम मंदिर है, उस मंदिर का आर्किटेक्चर इस तरह का है कि उस दिन उस समय उस लाइट जाती ही जाती है। वो आर्किटेक्चर है उसका, वो बनवाया गया था मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा उस मंदिर का, हम उस मंदिर में विजिट किए हुए, गए हुए हैं, इसलिए हम जब मंदिर में गए थे, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर लोगों ने बतलाया था कि इस मंदिर की खासियत यही है कि रामनवमी के दिन उस मंदिर पर, तो उस मंदिर का आर्किटेक्चर उस तरह का बनाया गया। ब्लैक बेसाल्ट के पत्थर से बना हुआ मंदिर, बहुत खूबसूरत इमारत है। गोदावरी नदी के किनारे है। कहा जाता है कि यही पंचवटी का जगह था जहाँ से सीता का हरण हुआ था, जो पौराणिक कहानी है उसमें। हाँ, नहीं, रामनवमी के दिन का वो, उसका कुछ आर्किटेक्चर उस तरह का बनाया गया था। अब ये बहुत पहले हमने सुना था जब वहाँ गए थे घूमने कभी। बाद में जब ये इस समय चर्चा अरे तो कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से इनके पास? तो इसी तरह से वो हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करते रहते हैं। कॉपी करते करते सोचे कि अच्छा यहाँ पर कैसे करें, तो अब तो उनके पास वो IIT और इसके पास वो तो चीज़ था नहीं, तो कोई सामान्य इंजीनियर भी वो कर सकता है लाइट का परावर्तन, और उसके द्वारा कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम इतना बढ़ चढ़ करके बोले। ये मिरर के द्वारा किया जाना है तो कोई भी कर सकता है। तो आप सोचिए, बहुत लोग उसको चमत्कार मानते होंगे। जो इंजीनियर होंगे वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने उसकी पढ़ाई की होगी वो समझ सकते हैं कि ये ऑप्टिक्स का कमाल है, और ऑप्टिक्स में ये कोई भी कर सकता है। यार यहाँ चले जाइए, यहाँ पर बहुत सारा इस तरह का ऑप्टिक्स का चीज़ आपको दिख जाएगा। ये जो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है गांधी मैदान में, कभी गए हैं घूमने?
अरे कॉर्नर पर है जहाँ वो नल चलते रहता है। गए नहीं, कभी नहीं गए घूमने? गांधी मैदान में कॉर्नर पर नहीं गए हैं? वो मौर्या के सामने उस साइड उसमें ढेरों मिरर का ये दिख जाएगा आपको। साइंस सेंटर, वही श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नाम है पूरा। नहीं गए हैं कभी? अरे कभी कभी जाके घूम घाम के देखा कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब जा जाके कितना बार घूम के आ गए कि नहीं हमको ले चलो ले चलो ले चलो। आप लोग इतने बड़े बड़े, घूमना चाहिए जाके, एक आध बार सब जगह घूमिए, देखिए जा करके। नहीं जाइएगा तो इसी तरह से कोई आपको मूर्ख बना करके कुछ से कुछ कह देगा। आप उस पर उसको ईश्वर का चमत्कार समझ करके मुदित होते रहिएगा कि हाँ ईश्वर का ये चमत्कार यहीं हुआ है, और कहीं तो होता हुआ नहीं था। महिलाएं सब टीवी के सामने उस पे साक्षात खड़ी थी भगवान को। खैर तो जाने दीजिए, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कीजिए। महिलाओं पर तो खासकर नहीं कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गुलामी में रही हैं कि वो अभी एक सदी अभी और लगेगा उस मानसिकता से बाहर निकलने में। नहीं, उनके वो गलत रास्ते में प्रयास रहते हैं। उस प्रयास से जो सैकड़ों हजारों साल की जो गुलामी है, उस गुलामी के कारण जो मानसिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो गई है, उससे वो मुक्त नहीं करा सकते। उस समस्या को और बढ़वा देंगे, समाप्त नहीं कर सकते हैं। समाप्त तभी होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल चीज़ों को पढ़ें, तार्किक बने, तब जा कर के इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। और नहीं तो फिर तो वही पुरातन पंथी विचार में तो उनका क्या स्थान है वो तो पता ही है। मनुस्मृति में उनका क्या स्थान है, बुद्ध के ग्रंथों में क्या स्थान है, हर जगह स्थान निर्धारित कर दिया गया है। नहीं, रामचरितमानस में नहीं, रामचरितमानस अलग चीज़ है। वहाँ पर जो कोट कर दिया जाता है वो बहुत गलत कोट है, वो बेवकूफ़ों के द्वारा किया गया कोट है। जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी की जो बात करते हैं वो, अब रामचरितमानस में दो पात्र है, एक खल पात्र है और एक सत पात्र, एक राम है और एक रावण है। तो आप किसकी बातों को मानिएगा, रावण की बात को मानिएगा या राम की बात को मानिएगा? तो जो खल पात्र है वो कहेगा, फिल्म में जो देखने जाते हैं तो विलेन की बात को मानते हैं कि हीरो की बात को मानते हैं। बहुत जगह पर जो महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है वो ऐसे ही खल पात्रों के द्वारा की गई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कौन बोलता है? समुद्र बोलता है। सुंदरकांड पढ़ते होंगे बहुत लोग, वहाँ देखते होंगे कि समुद्र के द्वारा ये चीज़ बोला गया। रावण बोलता है नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। रावण बोलता है, मंदोदरी जब उसको समझा रही होती है तब। तो आप उसकी बात को मानिएगा कि नहीं यही प्रमाणिक बात है, या उसकी बात को मानिएगा कि जिसके लिए राम तीर निकाले हुए हैं कि अभी इसका वध करने जा रहे हैं, समुद्र का वो तीर निकाले थे ना उसके ऊपर, हैं? तो खल पात्र था ना वहाँ। तो वो जो बात कर रहा है वो प्रमाणिक है या राम जो कह रहे हैं वो प्रमाणिक है? तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसको पढ़िए एक बार, क्योंकि वो एक प्रबंध है, महाकाव्य है, एक प्रबंध में रचना रची गई है। तो उसमें से कहीं से भी 2 लाइन उठा लीजिएगा तो 2 लाइन का जब तक आप संदर्भ नहीं जानिएगा तो 2 लाइन का किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ना? तो 2 लाइन को पढ़ने को उसका संदर्भ जानिए कि हाँ संदर्भ इसका क्या है, किस संदर्भ में ये बात कही गई है। नहीं, अगर राम का अगर विचार होगा तो आप सबरी को के प्रति राम का विचार देखिए, नारी के प्रति राम का विचार देखिए, चाहे वो अहिल्या का हो, चाहे वो अहिल्या को के द्वारा राम ने एक बहुत बड़े समस्या से उस समाज को मुक्त करवाया था। मतलब एक बहुत बड़े सामाजिक समस्या से मुक्त करवाया था, वो क्षमता था उनमें। और फिर कहिए कि सीता को वन भेजे थे, वो रामचरितमानस में नहीं है, वो उत्तर रामचरित भवभूति का है, उसमें है। तो राम काव्य में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। तो जब तक आप जान नहीं जाइए पूरा, तब तक आप उस पर टिप्पणी नहीं कीजिए। टिप्पणी कीजिएगा तो फिर वो उसी तरह की टिप्पणी हम लोग के द्वारा की जाएगी। अरे तो मतलब ये गंभीरता से इसकी टिप्पणी को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि क्या है। जब कभी भी ये विवाद उठता है तो मेरा पहला ही ये था कि ये किसी बेवकूफ़ के द्वारा ये बात कह दिया गया है। वो बेवकूफ़ को न तो तुलसी के बारे में पता है, न तुलसी की पुस्तक उसने पढ़ने की जहमत उठाई है। वो बस एक लाइन कहीं से सुना लिया और उस पर हल्ला हंगामा क्रिएट किए जा रहा है।
वैसी ही बात कबीर के यहाँ भी है। जो वो बात कहेंगे ना, वो कहेंगे कबीर बहुत लेकिन वहाँ पर जाकर के देखिएगा कि नारी विरोधी और ज़्यादा, तुलसी से ज़्यादा कठोरता से वो नारी के समक्ष आते हैं। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, उस नर का क्या होत जो रहत नारी के संग। तो ये सब टिप्पणी में मत पढ़िए, सब पढ़िए तब टिप्पणी कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए टिप्पणी। ऐसे बहुत मतलब उन्नत साहित्य है वो सब, बहुत उस समय के पूरे समाज को लेकर के चलने वाला साहित्य है। उन सब पर बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये तो भारत रत्न की हम चर्चा कर रहे थे कि भारत रत्न कुछ लोगों को दिया गया है 2024 में, जिसमें से 30 मार्च को कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन को और 31 मार्च को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। आप एक साल भारत में मैक्सिमम कितना दिया जाता है? कोई लिमिट नहीं है, इससे पहले 3 ही कोई लिमिट नहीं है, कोई इसके पीछे कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में सबसे पहले दिया था, याद रखिएगा। सबसे पहला किसको दिया गया था, कितने लोगों को मिल चुका है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं तो इनके बारे में कुछ चीज़ याद रखिएगा। कोई कंपल्सन नहीं है कि कितना दिया जाएगा। हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है, उसकी फॉरेन रिलेशन पर चर्चा करते हुए वो लिखते रहते हैं कि अमेरिका का जो प्रधान होता है वो जो कुछ भी निर्णय लेता है वो तो उसके बाद जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके जो समर्थक होते हैं, उसको इति इति कहते हैं कि यही अंतिम है, यही अंतिम है। उसके बाद फिर वो नया कुछ आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से भारत के जो प्रधान सेवक हैं उनके ऊपर उनका जो कोई भी निर्णय होता है वहाँ तक आपको लगता है कि इति इति इति, लेकिन वो भारतीय उपनिषद की तरह नेति 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 में बढ़ते चला जाता है। न इति, यही इति नहीं है, इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तो चूँकि एक आदमी का उधर से टिप्पणी आई कि 5 मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इनको जननायक कहा जाता था। पूछा जा सकता है आपसे, चूँकि इन्हें भारत रत्न दिया गया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। कब कब, डेट याद कर लीजिएगा। एक बार 70 में, एक बार 77-78 में। मुख्य रूप से इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा को हटा दिए थे। अच्छा, इसी चीज़ के लिए उनको याद रखते हैं कि और किसी चीज़ के लिए भी याद रखते हैं? आरक्षण में क्या क्या काम किए थे? आरक्षण का जितना संकल्पना आगे डेवलप होता है वो सारे संकल्पना को इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चाहे वो महिला आरक्षण हो, इसकी भी डिमांड इन्होंने सबसे पहले की थी। चाहे सवर्ण आरक्षण की बात हो, उसकी भी बात इन्होंने की थी। इसके साथ साथ आरक्षण में जो अलग अलग लेयर बनाया गया है, EBC, OBC का जो अब जा कर के बनाया गया, इसकी भी सबसे पहले मांग जो थी इन्होंने ही की थी। और इनके द्वारा फेमस मुंगेरी लाल कमीशन बनाया गया था, जो आरक्षण की सिफारिश किया गया था। आरक्षण की सिफारिश करने वाला जो मुंगेरी लाल कमीशन था, इन्हीं के द्वारा गठित किया गया था। तो इन सब चीज़ के लिए इनको याद रखिएगा। क्या चीज़? वो तो समाजवादी थे। तो चौधरी चरण सिंह किस चीज़ के लिए फेमस थे? देखिए, सब लोगों को जो दिया गया है मुख्य हित जो था वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए किया गया था। तो उससे इतर हट करके हम लोग बात करेंगे। वो तो पता होगा कि क्या क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट था।
इनके जगह पर ये भी याद रखिएगा कौन लिया था। इनके पुत्र थे रामनाथ ठाकुर लिए थे, और इनके पौत्र लिए थे जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी का काया पलट हो गया था उसके बाद से। ठीक यही कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न की घोषणा की गई, उसके बाद सरकार में परिवर्तन आ गया था। एक मतलब जो मुख्यमंत्री थे उनका अचानक से उनके आत्मा में लगा कि अरे बाप रे बाप, ये जो समाजवादी राजनीति को ये वो भूल गए कि समाजवादियों ने ही उनको मुख्य धारा में ला दिया था। वो समाजवादी ही थे जिन्होंने दक्षिण पंथियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था। ये लोग भूल जाते हैं, तो वो तो उपकार चुकाएंगे ही। इसी तरह का कुछ झुनझुना थमा करके आपको कमज़ोर भी करेंगे और आपका ये भी चुकाएंगे। तो खैर, चौधरी चरण सिंह किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? किसान लीडर थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक। मीन्स कि जब संपूर्ण क्रांति के बाद जो सरकार बनी थी, पहली सरकार बनी थी किनकी? संपूर्ण क्रांति के बाद पहली सरकार मोरारजी देसाई की बनी थी, और मोरारजी देसाई की सरकार जब अल्पमत में चली गई तब इन्हीं के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। मूल कारण जो था, जो बतलाया गया, वो तो ये था कि किसान लीडर थे, किसानों की बेनिफिट के लिए बात करते थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री ये भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए इनको माना गया कि भूमि सुधार वहाँ पर जो शुरू हुआ वो इन्हीं के नेतृत्व में मुहिम चलाया गया, और जिससे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ महलवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम के अधीन ज़मीन पर जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे वो ज़्यादा काबिज हो चुके थे। तो ग्राम प्रधान प्लस जो साहूकार थे, ये सब मिलकर के ज़मीन को पर कब्जा कर चुके थे, तो उससे उन्होंने वहाँ पर मुक्ति दिलवाई थी। तीसरे व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव। इनको किस किस चीज़ के लिए जानते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण जानते हैं, आर्थिक सुधार के कारण, और जो क्रांतिकारी कदम रहा हो। तो एक बार आप कह दिए, वो आ गया बात, उसके अलावा कुछ बतलाइए। स्थानीय स्वशासन, वो अधिनियम किसके समय में आया? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसके समय में मिला? इस चीज़ के लिए भी याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव को, क्योंकि वो पूछ देगा तो फिर आप लोग आर्थिक रिफॉर्म में घूमते रह जाइएगा। वो पूछा है 1-2 बार, किसके समय में विधेयक लाया गया था, किसके समय में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, है ध्यान में? तो ये याद रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन, जो ग्राम पंचायत है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का जो काम था वो इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व के समय में हुआ था, और इन्होंने भी दक्षिण पंथियों को मजबूत बनाने का काम किया था। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन भी इन्हीं के समय में हुआ था। खैर, इनको तो ये तो स्वनाम धन्य थे, इन पे तो कुछ चर्चा ही, मतलब निगेटिव चर्चा इनका किया ही नहीं जा सकता है। हरित क्रांति के जनक थे, यही इनके लिए सफिशिएंट है। इनके बारे में जो भी जानकारी होगी आप ज़रूर इकट्ठा कर लीजिएगा। किस डेट को इनकी मौत हुई थी, कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला था, किस किस कमीशन के ये अध्यक्ष रहे थे, इनके द्वारा जो किसानों को जो मिनिमम MSP की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात की गई थी वो किस थ्योरी पर आधारित थी, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट है। क्योंकि इनकी मौत भी हुई है, इसके साथ साथ इनको भारत रत्न दिया गया है, और MSP भी चर्चा में हमेशा बना रहता है। और MSP में जितने भी संगठन हैं सभी लोग इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए जो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला की बात करते हैं कि उसी पर दिया जाए। तो ये जरूर याद रखेगा इनके बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी, ये कंप्लीटली राजनीतिक पर्सनालिटी हैं। राजनीतिक पर्सनालिटी मीन्स बीजेपी को एक मुकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्हीं के सारथी के रूप में
वर्तमान प्रधान सेवक का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे वो अपने मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उनको उन्होंने सम्मानित कर दिया। उप प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक रहे थे और फिर प्रधानमंत्री की लालसा रखे नहीं, मरनासन अभी नहीं है। अच्छा, एक फैक्ट और है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक अमृत महोत्सव मनाया गया था और अमृत महोत्सव का समापन घोषित किया गया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा। और इस दौरान उन्होंने कल 2-3 डेट बताए थे, एक संविधान हत्या दिवस बतलाए थे, एक हैदराबाद मुक्ति दिवस बतलाए थे। इसी तरह यहाँ पर भी इन्होंने 3 डेट इस अमृत महोत्सव में मनाया था। एक डेट था 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। शायद इस साल मनाया गया था कि नहीं मनाया गया था। अभी अमृत महोत्सव से हम लोग गुजर रहे थे, तो अमृत में विष को याद करना जरूरी है, क्योंकि विष जब तक नहीं पता चलेगा तो अमृत का महत्व कैसे पता चलेगा। तो उसी विष के रूप में पहले याद करेंगे हम किसको, तो विभाजन विभीषिका को याद करेंगे, क्या विभीषिका थी और उससे हमें कैसे अब अमृत मिल रहा है। उसके बाद 15 नवंबर को इन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की, हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये सब दिवस याद रख लीजिएगा, इतना दिवस हो गया है कि जरूर एक आध प्रश्न वहाँ से पूछ लिया जाएगा। इसके बाद 26 दिसंबर आने वाला है, इस दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये क्यों मनाया जाएगा, किसकी याद में? तो हाँ, फतेह और जोरावर सिंह, ये दोनों को की शहादत हुई थी। उसी शहादत के लिए, चूँकि बाल दिवस जो था वो तो नेहरू जी के पास चला गया, तो सोचे कि नहीं, बाल दिवस से अब काम नहीं चलेगा, केवल बाल दिवस से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वीर बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। तो एक नया वीर बाल को उसके जगह पर, बाल दिवस के जगह पर वीर बाल को, ये बालवीर को खड़ा कर दिए कि भाई केवल बाल दिवस से नहीं होगा, वीर बाल को जो है वो वीर होना चाहिए। याद रखिएगा, 3-4 दिवस इधर का, 2-3 दिवस उधर का याद रखिएगा। ये मेरी माटी मेरा देश अभियान जो था, यह एक हाँ, ये तो लिखे ही हैं, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का था। कभी कभी पूछा जाता है कि ये अभियान को किसने संचालित किया था, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये अभियान जो है ये सांस्कृतिक अभियान था। इसी में अमृत कलश यात्रा के दौरान उन्होंने अमृत महोत्सव की समाप्ति की घोषणा की। खैर, आप लोग खुश रहिए, अभी आप लोग अमृत काल में जी रहे हैं लगातार 1947 क्या 2047 तक अमृत काल रहेगा। उस अमृत काल में अमृत का पान करते रहिए और अमर होते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। अभी बाल दिवस के दिन एक मीटिंग में हम गए थे, शीर्षक था पंडित नेहरू की विरासत और आज का भारत। तो कुछ बोलना था, तो बात की शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि नेहरू जी को 200 साल का लुटा हुआ भारत मिला था। उन्होंने न कभी पार्लियामेंट में और न कभी पब्लिक मीटिंग में कहा कि हाय हमारा सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए, हम कैसे विकास करें, क्या करें। वो लगातार काम करते रहे और उसके बाद एक बना बनाया भारत मिला था। उसके बाद भी हम विधवा विलाप करते रहते हैं कि भाई हमको तो कुछ था ही नहीं, सब तो नेहरू जी बर्बाद कर दिया, अब हम क्या करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। हाँ, क्या है, 1 साल में 3 भारत रत्न देने का नियम है। एक बार 1979 में, और कोई नियम नहीं है इस तरह का। ये हाँ एकदम होगी, क्यों नहीं होगी, रेगुलर रहेगी। अभी चूँकि एग्ज़ाम निकट है तो संडे को छुट्टी मनाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग क्लास ज्वाइन करें, क्लास करें।
आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, तो फिर हम कुछ सोचेंगे। हमारा तो यह है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में इस चीज़ को ख़त्म करें। हम सोचे थे एक दिन में ये पूरा मामला ख़त्म करें, लेकिन वो लंबा खींच गया। अगला क्लास में हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत का द्विपक्षीय संबंध और जितने भी बहुपक्षीय ट्रीटीज़ या बहुपक्षीय मीटिंग्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछती है। उसके बाद वाले क्लास में साइंस टेक में जो रिसेंट कुछ काम हुआ है, साइंस टेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उस वहाँ से प्रश्न रहते हैं तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। 4th क्लास हो जाएगा। 5th क्लास में जितने स्कीम्स हैं उन स्कीम की चर्चा करेंगे। उसके बाद 6th 7th क्लास के बाद इकोनॉमिक्स का क्लास सर्विस सर आपका लेंगे। नहीं, कल मॉर्निंग का क्लास नहीं रहेगा। मॉर्निंग का क्लास उस दिन रहेगा जिस दिन सर्विस सर इवनिंग का क्लास लेंगे, तो अभी टाइम लग किसी वो तो एक ही क्लास बचा हुआ है। वो कोई एक क्लास, हमारा कोशिश था कि कल संडे को रहता तो सब लोग फ्री रहते तो हम उस दिन ले लेते, लेकिन या एक मेरे मन में आइडिया था कि हम इसी क्लास में ले लें, लेकिन फिर हुआ कि नहीं, ये डिफरेंट अलग क्लास है, उसमें उसका चर्चा करना उचित नहीं होगा। तो वो एक दिन का क्लास है, वो किसी भी दिन हम उस दिन को लेंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं। कल आप लोग इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स है उसको ध्यान में रखें। नेशनल में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहीं तक लगा, इससे ज़्यादा कुछ वैसा घटना है नहीं जिस पर प्रश्न बनने की कोई संभावना होगी। वन लाइनर चीज़ कुछ होगा, जैसे किसकी नियुक्ति हुई, किसका डेथ हुआ, इस तरह की जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं, तो उसका डाटा एक बार देख लीजिए। कोशिश हम भी करेंगे कि आपको डाटा अवेलेबल कहीं से करवा दें, या कोई मैगजीन, एनुअल मैगजीन जो होगा जहाँ पर वो डाटा रहता है एक जगह पर, उसके ऊपर आप देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण डाटा वहाँ से होगा वहाँ से उसको याद कर लीजिए। क्या दोस्त, कल कितने बजे होगा ना? ऐसी रही है।